तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम अपना जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका एक क्विक रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो चार्ज मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण मैटर क्या करता है, अपने आसपास के इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और खुद उसको एक्सपीरियंस भी करता है। ये बात क्लियर है सबको। इसके बाद बेटा हमें पता होना चाहिए कि जो चार्ज है इसकी जो एसआई यूनिट है वो कूलाम होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है चार्ज की, स्टेट कूलाम होती है। और 1 कूलाम इक्वल टू क्या होता है, 3 इंटू 10⁹ ESU होते हैं। चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो फ्रैंकलिन होती है और चार्ज की जो लार्जेस्ट यूनिट है वो फेराडे होती है। और 1 फेराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम होते हैं। बेटा चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी सारे बच्चों को पता है, क्या होता है, A1T1। इसके बाद बेटा हमें ये सीख लेना है कि दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अब बेटा पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, अरे पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, पॉजिटिव चार्ज जब आएगा जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन संख्या में ज़्यादा हो जाएंगे तो बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। सारी बातें देखिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हमें बात करनी है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं। सबसे पहले एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हमारे पास ये कोई एक बॉक्स है, इसमें एक 2 कूलाम का चार्ज है, एक 3 कूलाम का चार्ज है, एक 1 कूलाम का चार्ज है। तो इस बॉक्स में जो टोटल नेट चार्ज है, जो टोटल चार्ज है वो कितना हो जाएगा बताओ, 3 कूलाम प्लस 2 कूलाम प्लस 1 कूलाम, कितना हो गया, 6 कूलाम। तो कुल मिला के हम जो चार्ज होता है इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एलजेब्रिकली और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो चार्ज है ना उसको हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बात क्लियर है कि आपको इस पर छोटे छोटे से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। जैसे कि ये कोई कंटेनर दे दिया, इस पर कोई चार्ज दे दिया 2 कूलाम, एक है 3 कूलाम। इसके बाद कुछ देर बाद हमने पूछा आपसे कि इस पर एक चार्ज है 4 कूलाम और दूसरा x। तो बताओ इस x की वैल्यू क्या होगी। आपको तो पता है कि चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व। तो इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज। इनिशियल कितना है बोलो, 5 कूलाम और फाइनल 4 प्लस के x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 कूलाम। तो इस तरीके की छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लोगे आप। इसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है। ई क्या है यहाँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो बेटा यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाता है बताओ मुझे, Q इक्वल टू प्लस माइनस के एन ई। इसके बाद चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। मतलब जब भी हम किसी एक चार्ज्ड बॉडी को किसी अनचार्ज्ड बॉडी या किसी न्यूट्रल बॉडी के संग कांटेक्ट में लेके आएंगे तो चार्ज का ट्रांसफर चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज्ड बॉडी की तरफ होगा। और कब तक होगा बच्चों बताओ मुझे, जब तक दोनों बॉडी का जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं हो जाता। ये बात क्लियर है। इसके बाद चार्ज इनवेरिएंट होता है। बेटा इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि जो चार्ज है वो हमारा स्पीड पे इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो मास है सारे बच्चे जानते हैं वो स्पीड पे डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, सारे बच्चों को पता ही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो चार्ज है वो ऑलवेज मास के संग एसोसिएटेड होता है। अगर कहीं चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ मास होगा ही होगा, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन जो मास है किसी बॉडी पे बिना चार्ज के भी क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर है बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसके बाद हम बात करेंगे कूलाम्स लॉ की। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है,
सारे प्यारे बच्चे जानते हैं कि मान लो ये कोई एक प्लस क्यू चार्ज है या प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है। इन दोनों के बीच का जो सेंटर टू सेंटर सेपरेशन है वो R है। ये दोनों फोर्स ये दोनों के दोनों जो चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ये एक प्लस Q1 चार्ज है, ये एक माइनस Q2 चार्ज है। ये दोनों के दोनों जो चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो कूलाम ने बताया कि दोनों के दोनों जो चार्ज हैं, जहाँ रिपल्सन हो रहा है या जहाँ अट्रैक्शन हो रहा है, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना है, जो फोर्स और रिपल्सन है वो कितना है, इसको कैलकुलेट करना हमें किसने सिखाया है? कूलाम ने सिखाया है। बेटा इन दोनों के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके बराबर हो जाता है? KQ1 Q2 बाई R² के बराबर हो जाता है। बेटा सारे बच्चे जानते हैं कि ये जो K है, K कूलाम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। इस K की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है। बेटा ये जो K है इसको हम 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। ये जो K की वैल्यू है ये किसके लिए है? ये एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए है। बेटा हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड करता है, तो अलग अलग मीडियम के लिए K की वैल्यू अलग अलग होती है। ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होती है? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसकी और भी प्रॉपर्टी हैं, बताओ क्या क्या प्रॉपर्टी है, कमेंट करके बताइए सारे बच्चे। इसकी जो प्रॉपर्टी हैं सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, एक्शन रिएक्शन स्फीयर बनते हैं, सेंट्रल फोर्स होता है, जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जो मीडियम पे डिपेंडेंट होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टी हैं सारे बच्चों को आनी चाहिए। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे एक इसका अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मेरी बात को ध्यान से सुनना आप। बेटा हमारे पास ये दो चार्ज हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R है। Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स को नाम दिया फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स को नाम दिया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बेटा फोर्स वेक्टर है तो वेक्टर के पास एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन होती है। अब मैग्नीट्यूड लिखना मैंने आपको सिखा दिया है, क्या फॉर्मूला होता है? KQ1 Q2/R²। और आप सारे के सारे बच्चे डायरेक्शन निकालना जानते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? जब भी फिजिक्स में डायरेक्शन निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 को लिखेंगे। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिख लिया मैंने, KQ1 Q2/R²। अब बेटा हम क्या करेंगे? इस Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है Q1 से वो है R21, तो इसमें R21 के एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 आपने लिखना सीख लिया बेटा। बेटा हमें ये भी पता है कि R21 का जो यूनिट वेक्टर है इसको लिख सकते हैं R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये जो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 है ये कितना हो गया बताओ? KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 के मैग्नीट्यूड का Q और यहाँ मल्टीप्लाई में R21 वेक्टर। सिमिलरली बेटा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 को क्या लिखेंगे बताओ मुझे? KQ1 Q2 R12 का यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसी बेटा इस वाली फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको आप बताओ मुझे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू KQ1 Q2 R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का Q।
अगर हमें R1 और R2 दोनों अलग अलग पोजीशन वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो कैसे करेंगे बेटा? उसको भी लिखने का तरीका है, तो उसको कैसे लिखेंगे बताओ मुझे? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन को क्या लिखेंगे हम? के Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का Q। बेटा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू को क्या लिखेंगे बताओ? के Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का Q। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं मुझे, सारी बातों को देखिएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा, हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करेंगे। बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सिंपल सा मतलब होता है वेक्टर एडिशन। मतलब एक चार्ज है, उस चार्ज पे बहुत सारे चार्ज हैं, उनके कारण फोर्स लग रहा है, तो उस एक सिंगल चार्ज पे सारे के सारे चार्ज के कारण अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो उस चार्ज पे जिस चार्ज का फोर्स लग रहा है सारे के सारे फोर्स का आप वेक्टर एडिशन कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? आपको उस चार्ज पे नेट फोर्स मिल जाएगा। ध्यान से देखें बोर्ड की तरफ, ये Q1 चार्ज है, ये Q0 है, ये Q2 है, ये Q3। हमारे पास तीन चार्ज हैं। अब इस Q0 पे इस Q1 ने फोर्स लगाया, इस Q2 ने फोर्स लगाया, इस Q3 ने फोर्स लगाया, तो जो नेट फोर्स होगा हमारा किस पे? Q0 पे। वो किसके बराबर हो जाएगा? Q1 ने फोर्स लगाया F1, Q2 ने लगाया F2, Q3 ने लगाया F3। तीनों के तीनों फोर्स का आप क्या कर लोगे? वेक्टर सम कर लोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको इस Q0 पे लगने वाला नेट फोर्स मिल जाएगा। अब यहाँ तो हमने ये तीन चार्ज लिए, अगर मान लो यहाँ मल्टीपल चार्ज हैं, n चार्ज हैं, तो n चार्ज के लिए भी आप इस तरीके से नेट फोर्स लगा सकते हो, निकाल सकते हो। कोई प्रॉब्लम किसी को? सारे बच्चों को सारी बातें क्लियर हैं क्या? इसके बाद हम बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी की। रिलेटिव जो परमिटिविटी होती है इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसी का नाम रिलेटिव परमिटिविटी होता है। अब K का मतलब क्या होता है? किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को जब हम एयर की परमिटिविटी से कंपेयर करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। और जो K है, इस K की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होती है। एयर के लिए कितनी होगी K की वैल्यू बताओ? एयर के लिए K की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए। और मेटल के लिए K की वैल्यू कितनी होती है बेटा? मेटल के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। इसी तरीके से अगर आपको फोर्स इन मीडियम को लर्न करना है तो फोर्स इन मीडियम का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाई K। मतलब चार्ज के बीच में जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा देते हैं तो जो फोर्स होता है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाता है? 1/K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। यहाँ K ये कूलम्स कांस्टेंट नहीं है, ये K क्या है? यहाँ ये K हमारा यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सबको क्लियर है क्या बेटा? हम पूरे चैप्टर को क्विक रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एक चार्ज है, उस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या फॉर्मूला हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम या बोल्ट पर मीटर बेटा। यहाँ ये जो Q0 होता है इसको टेस्ट चार्ज बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है, और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। इतनी बातें क्लियर हैं क्या आपको? अब इसमें ये भी पता होना चाहिए बेटा हमें कि मान लो हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये कोई क्यू पॉइंट चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे अगर कोई एक पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट पे इस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर आता है। यहाँ भी जो क्यू है वो हमें कैसे पुट करना है, विदाउट साइन। अगर मैं यहाँ ई और आर के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बन जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ई और 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही जो आपको हमने कूलाम्स फोर्स सिखाया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, उसमें भी जो Q1 और Q2 की वैल्यू होती है वो हम विदाउट साइन पुट करते हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चंस वेक्टर फॉर्म में करते हैं तो Q1 और Q2 की वैल्यू हमें विद साइन पुट कर लेनी है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो यहाँ भी जो चार्ज है आप कैसे पुट करोगे, विद साइन पुट करोगे। ऐसे ही बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसमें भी Q1 और Q2 की वैल्यू का जो साइन है वो कब लोगे आप, जब उस क्वेश्चंस को आप वेक्टर फॉर्म में कर रहे हो। सारी बातें क्लियर हैं क्या? इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइन होती हैं जिन पे अगर हम कोई टेंजेंट बनाएं तो वो टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, जिनमें से सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो जाती हैं। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं ये कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं इसका मतलब दो डायरेक्शन बन रही हैं और एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन इम्पॉसिबल हैं। ये सारी बातें क्लियर हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर टेंजेंट बनाएंगे तो वो जो टेंजेंट होती है वो हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देती है। ऑल क्लियर? इसके बाद में बेटा ये जो डायग्राम है ये भी आपको आने चाहिए कि ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज होती हैं, और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इनवर्ड होती हैं, टूवर्ड्स द चार्ज होती हैं। ये जो डायग्राम हमने बनाया हुआ है ये इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए है। सबको क्लियर है क्या? इसके बाद कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इसमें कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कूलम पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हो जाएगा चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ऐसा यूनिट इसकी हो जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से, और इसका मतलब हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा इतनी बातें क्लियर हैं क्या? जैसे कि इस पे एक छोटा सा बेसिक सवाल भी करा देता हूँ। मेरे पास मान लो जी एक स्फीयर है, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। इस स्फीयर पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, चार्ज डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया। इसका जो सरफेस एरिया है स्फीयर का वो क्या हो जाता है बताओ, 4πr इसको। क्लियर हैं सारे बच्चों को सारी बातें? आगे बढ़ूं क्या? इसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल। बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस। बेटा हमारे पास दो चार्ज हैं जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, ठीक है, और साइन में अपोजिट है, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, दोनों चार्ज के बीच में एक स्मॉल सेपरेशन है, तो ये क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाता है। डायपोल का मतलब क्या है बच्चों बताओ मुझे, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस। ये डायपोल बना दिया है हमने, ये माइनस क्यू चार्ज है हमारा, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये डायपोल का सेंटर है, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन 2l, माइनस क्यू से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो l, और प्लस क्यू से सेंटर तक का डिस्टेंस भी कितना हो गया, l। अब इस डायपोल की जो स्ट्रेंथ होती है बेटा उसको मेजर करने के लिए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं,
और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू 2L। मतलब दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो, दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन का मल्टीप्लाई कर दो, आपको डायपोल मूवमेंट मिल जाएगा। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो कूलम मीटर होती है। किसी भी डायपोल पे जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। आइडियल डायपोल का मतलब होता है स्मॉल डायपोल। स्मॉल डायपोल का मतलब दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल है, मतलब 2L वेरी स्मॉल है। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? एक बात और, इसमें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए हमें। बेटा जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसकी जो डायरेक्शन है वो -Q टू +Q चार्ज, ये हमारे डायपोल की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। कोई प्रॉब्लम बेटा? इसके बाद बेटा इसके जो डेरिवेशन है ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ये डेरिवेशन आपको कर लेने हैं। हम बात करेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। सबसे पहले इसकी एक्सिस पे, तो ये डायपोल का सेंटर, ये -Q ये +Q। इस डायपोल के सेंटर से हम r डिस्टेंस आगे गए, इस P पॉइंट पे हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस P पॉइंट पे बेटा किस किस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? एक इस +Q के कारण, इसको दूसरा चार्ज बोला, इसको पहला चार्ज बोला। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अवे फ्रॉम चार्ज आएगा, ये E2 हो गया। -Q के कारण टूवर्ड्स द चार्ज, ये E1 हो गया। हमें पता है दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन -Q से P पॉइंट ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो स्मॉल आएगा, और जो E2 होगा +Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बड़ा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 माइनस के E1 करके आप निकाल लोगे। ठीक है बेटा? तो यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा एक्सियल लाइन पे या एक्सिस पे, वो आता है 2kp/r3। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये एक आइडियल डायपोल के लिए, ध्यान रखना। किसके लिए जो फॉर्मूला? आइडियल डायपोल के लिए है, 2kp/r3। बेटा यहाँ आपको ये भी दिख रहा है यार कि -Q से +Q, ये डायपोल की डायरेक्शन हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सियल लाइन पे ये हो गई। तो डायपोल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायपोल के कारण, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहाँ 0 बन रहा है। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे प्यारे बच्चों इक्वेटोरियल लाइन पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो ये डायपोल, ये -Q चार्ज है, ये +Q चार्ज है। बेटा इस -Q और +Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन अपोजिट होगी बस, मतलब डायरेक्शन अलग होगी, अपोजिट तो नहीं, अलग होगी। इस +Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया E, -Q के कारण टूवर्ड्स द चार्ज ये आ गया E। तो यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बेटा इस इक्वेटोरियल लाइन पे, उसका फॉर्मूला भी आप लर्न कर लीजिए, वो होता है kp/r3। ये इसका सेंटर है, हम सेंटर से कितना डिस्टेंस ऊपर गए हैं, r डिस्टेंस ऊपर गए हैं। तो यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है इक्वेटोरियल लाइन पे वो कितना होता है, और kp/r3। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो -kp/r3 लिख सकते हो। माइनस क्यों लगाया है, देखो ध्यान से, यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है बेटा, और यहाँ जो डायपोल मूवमेंट है उसकी, या जो डायपोल है उसकी डायरेक्शन, ये डायपोल की डायरेक्शन है। तो ये डायपोल की इधर है डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो दोनों के बीच में एंगल यहाँ कितना बन रहा है, 180। क्या ऑलवेज 180 बनेगा? ये बात की बात है, ऑलवेज 180 नहीं बनेगा, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट वाला फॉर्मूला बताओ बेटा। ये सेंटर है, जो डिस्टेंस r है, इस P पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल बन रहा है थीटा। तो इस डायपोल के कारण किसी भी जनरल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है उसका फॉर्मूला kp/r3 √1 + k3 cos² थीटा होता है।
आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। सर हम कैसे वेरीफाई करेंगे? देखो, एक्सिस पे जो थीटा है वो जीरो हो जाएगा, एक्सिस पे थीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल आएगा हमारा 2 kp/x3, या आर इस्तेमाल कराए तो 2 kp/r3। इक्वेटोरियल लाइन पे जो थीटा है वो हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा kp/r3। ठीक है बेटा, इसका भी डेरिवेशन आप कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे, हमारे पास एक डायपोल है, आइडियल डायपोल है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो उस आइडियल डायपोल पे कितना फोर्स लग रहा है, उस आइडियल डायपोल का टॉर्क कितना है जब उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट कर लेनी। तो बेटा ध्यान से सुनिए। इसमें रख दिया डायपोल, ये -q चार्ज और ये +q। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये एंगल थीटा बन रहा है। इस Q पे, Q ये पॉजिटिव है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कितना? QE। इस -q पे फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में QE। तो इस डायपोल पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा? इस डायपोल पे लगने वाला जो नेट फोर्स है प्यारे बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो सर ये नेट फोर्स ऑलवेज जीरो होगा क्या? हाँ, ये नेट फोर्स ऑलवेज जीरो होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है हमारा? यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो ऑलवेज जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। लेकिन हम तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अब इस पे लगने वाला जो टॉर्क होता है प्यारे बच्चों, वो PE sin थीटा के बराबर होता है। P डायपोल मूवमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा एंगल बिटवीन P एंड E, एंगल बिटवीन P एंड E। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, टॉर्क इक्वल टू P×E। बेटा अगर यहाँ जो एंगल है वो जीरो है तो यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है, और एंगल 180 डिग्री है तो यहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों आता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों आता है, जब डिटेल में सारी बातें आपको पढ़ाई जाएंगी उसमें बताई जाएंगी। इसके बाद में हम बात करेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें डायपोल को रख दिया। अब डायपोल को रखने के बाद उसको रोटेट कराने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन को कैलकुलेट कर रहे हैं। ये डायपोल है, डायपोल मूवमेंट P, एंगल बन रहा है θ1। इसको θ1 से θ2 रोटेट कराना है। तो ऐसा करने में हमारे एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क डन करना पड़ेगा वो PE cos θ1 - cos θ2 के बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो किसी भी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराने में एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क करना पड़ता है वो किसके बराबर होता है? PE cos θ1 - cos θ2 के बराबर होता है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब θ0, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है θ180 डिग्री। इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बताओ क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को चीर के जा रही हैं। कितनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनकी काउंटिंग करनी है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को नॉर्मली क्रॉस कर रही हैं। उसी को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। बेटा फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर होती है। अब इसके फॉर्मूले सीख लेने हैं हमें फ्लक्स के।
फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है तो जो फ्लक्स है उसका फॉर्मूला हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ए एरिया, थीटा ई एंड ए के बीच का एंगल। अगर ई एंड ए दोनों वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो ई डॉट ए, ई अगर वेरिएबल है हमारा तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रल ई डॉट डी ए। देखिए बेटा, कोई प्रॉब्लम यहां तक? इसके बाद में इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है बेटा, जिसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, गॉस लॉ। इसके एप्लीकेशन सारे डेरिवेशंस आप कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझिए, गॉस लॉ एक ऑल्टरनेट मेथड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब गॉस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है। बेटा गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स किसके बराबर होगा? उस क्लोज सरफेस के अंदर बंद चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। तो आप सारे बच्चे गॉस लॉ को सीख गए। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो चार्ज इनसाइड है गॉसियन सरफेस के और जो चार्ज हमारा आउटसाइड है गॉसियन सरफेस के, दोनों के कारण आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमें ये जो चार्ज लेना है वो कौन सा लेना है? जो गॉसियन सरफेस के अंदर बंद होता है बेटा। इसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो गॉस लॉ है ये गॉसियन सरफेस के शेप पे, साइज पे इंडिपेंडेंट होता है। गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसकी लोकेशन क्या है उस पर भी हमारा जो गॉस लॉ है वो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन ये हम क्लोज सरफेस के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट वायर। हमारे पास कोई एक चार्ज्ड लॉन्ग वायर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा कूलम पर मीटर है। इससे आर डिस्टेंस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो कितनी होती है बताइए? 2k लैम्बडा बाई आर। फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। यहाँ के कूलम्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता है। अगर आप यहाँ ई एंड आर के बीच में ग्राफ बनाओगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा बेटा। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसका डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता रहता है, इसको आप कर लीजिए बेटा। इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग शीट या इनफाइनाइट शीट। बेटा ये हमारे पास कोई एक लॉन्ग शीट है, पूरे सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। इस शीट से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। बेटा इसके फॉर्मूले में कहीं आर नहीं आया है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो आर पर इंडिपेंडेंट होती है। ये शीट है, इस शीट के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी कितनी होगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। तो अगर मैं यहाँ ई एंड आर के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो ई एंड आर के बीच में जो ग्राफ है वो ये बन जाएगा, क्योंकि तो ई तो जो है वो आर पे इंडिपेंडेंट है बेटा, आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है इस शीट का ई। लेकिन बाय डिफॉल्ट बेटा अगर सवाल में कुछ नहीं कहा जाता है तो बाय डिफॉल्ट हमें जो शीट लेनी होती है जो नॉन कंडक्टिंग लेनी होती है। जो फॉर्मूला नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि शीट हमारी कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग शीट के लिए जो फॉर्मूला हो जाता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है बेटा, क्योंकि जो कंडक्टिंग शीट है उसके दोनों तरफ चार्ज क्या होगा बेटा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ होलो स्फीयर। बेटा हमारे सिलेबस में होलो स्फीयर है, और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और होलो स्फीयर के जो फॉर्मूले होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के जो फॉर्मूले हैं वो बोर्ड में नहीं पढ़ने हैं हमें। ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ये इसका गॉसियन सरफेस बना लिया हमने। इस पर चार्ज प्लस की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालना है तो इसके कारण जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो के क्यू वाई स्मॉल आर स्क्वायर आता है। इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो के क्यू वाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है और मैक्सिमम भी होता है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्यारे बच्चों, जीरो होता है। इसके अंदर जीरो क्यों होता है? क्योंकि बेटा इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। जो भी चार्ज देते हैं वो कहाँ आ गया है? सरफेस पे आ गया है बेटा। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? इसके डेरिवेशन जो बाहर के लिए, सरफेस के लिए और अंदर के लिए, वो डेरिवेशन जो है आप कर लीजिए बेटा। लास्ट इसका ग्राफ और बना लेते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ मैंने अभी अभी आपको सिखा दिया कि बाहर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के क्यू वाई आर स्क्वायर, तो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सरफेस पर कांस्टेंट है के क्यू वाई कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। तो इस स्फीयर के लिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो देखो सरफेस से जस्ट पहले तक जीरो, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? के क्यू वाई कैपिटल आर स्क्वायर जो कांस्टेंट भी है, और बाहर के लिए ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाए। ठीक है बेटा। तो ऐसे ही हम डेली 1 बाई 1 हर चैप्टर की एक शॉर्ट वीडियो, ठीक है, क्विक रिवीजन टाइप की जो सीरीज है उसको लेकर के आएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।